हेलो दोस्तों। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, और ये जो हम कवर कर रहे हैं ये आरबीएससी का जो विषय है ये विज्ञान विषय। तो आइए चैप्टर 2 पर चलते हैं। ये वो विषय सब्जेक्ट वो चैप्टर्स हैं जो 40% हटाने के बाद जो 60% हमारे शेष बचे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, आश्रित जल, अगर आश्रित जल की बात की जाए तो ये जो जल होता है ये कौन सा जल होता है? शुद्ध जल। शुद्ध जल, इसमें किसी प्रकार के क्या नहीं पाए जाते हैं? आयन। अब आयन क्या होते हैं? दो प्रकार के, H+ और H-। ये आयन जो होते हैं ये किसका चालन करते हैं? विद्युत का चालन। अगर ये होंगे तो चालन होगा और नहीं होंगे तो चालन नहीं होगा। आश्रित जल शुद्ध जल होता है, इसमें किसी प्रकार के आयन नहीं होते, अतः यह उदासीन होता है, इस कारण विद्युत का चालन नहीं करता। जबकि वर्षा जल में कई प्रकार की गैसें घुल जाती है, वातावरण से इसमें कई प्रकार की गैसें घुल जाती है, जिससे वर्षा जल अम्लीय हो जाता है और इसमें आयन उपस्थित हो जाते हैं। अब आयन उपस्थित हो गए तो विद्युत का चालन करेगा। अगला है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्यों? तो देखिए, अम्ल जल के साथ क्रिया कर कर H+ बनाएंगे, और H+ बनाएंगे तो जो अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी है, जबकि जल की अनुपस्थिति में आयन नहीं बनते। अगर जल ही नहीं होगा तो आयन नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे तो अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाएगा। अगला है क्वेश्चन, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो प्रश्न नंबर है, ताजे दूध की पीएच 6 से बढ़कर थोड़ा क्षारीय हो जाती है, वो ऐसा क्यों करता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। ताजे दूध की पीएच 6 होती है, कितनी होती है? 6। जब इसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो वो खुद ही कह रहा है कि थोड़ा बढ़ जाएगा, तो यह थोड़ा क्षारीय हो जाता है, जिससे दूध लंबे समय तक क्या रहता है? सुरक्षित। तो किस लिए मिलाया जाए? पहला कारण तो यह है कि लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए। दूसरा देखते हैं, इस दूध से दही बनने में समय ज्यादा क्यों लगता है? तो दही का निर्माण किण्वन प्रक्रिया से होता है। यह प्रक्रिया पीएच के निश्चित मान पर निर्भर करती है, जो कि कितना होना चाहिए? 7। जबकि ये जो दूध होता है ये हमने पहले ही देखा, इसको हमने क्या कर दिया? क्षारीय, हल्का क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं? आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है इन्हें? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी से क्रिया करके ठोस पदार्थ बना लेता है। नमी यानी कि अगर इस प्रकार से अगर किसी पात्र में रखा, इसमें अगर हमने भर रखा है इसे, तो आर्द्रता से ये क्रिया करके ठोस रूप ग्रहण कर लेगा, और जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी से क्रिया करके ठोस पदार्थ बना लेता है, अर्थात जम जाता है। इससे बचाने के लिए इसे किस में रखते हैं? आर्द्रता रोधी बर्तन में रखते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखने हैं। तो धोने के सोडे के उपयोग, एक तो बोरेक्स बनाने में और कांच साबुन उद्योग में तथा घरों में सफाई में उपयोग में होता है। तो ये तो किसके हैं? धोने के सोडे के उपयोग। बेकिंग सोडे के उपयोग भी हमने लिख रखे हैं, आप पीछे जो हमने नोट्स लिखे हैं उनमें से देख सकते हैं बेकिंग सोडे के उपयोग। आइए देखते हैं इसे। ये देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन बनाने में उपयोग होता है और अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमें दो ही लिखने थे तो हमने दो ही देखे। हल्का क्षारीय होने के कारण पेट की अम्लता को कम करने में सहायक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इसके बेकिंग सोडे के उपयोग। आगे बढ़ते हैं, हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? ये बहुत आसान प्रश्न है, कैसी होती है? क्षारीय। इसीलिए हम कहते हैं कि जब मुंह की पीएच का मान मुंह के पीएच की मान जब गड़बड़ा जाता है तो जो दांत होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? पीले। इन
पीले कब होते हैं? जब अम्लता का मान बढ़ जाता है। जब अम्लता का मान बढ़ता है तो हम क्षारीय वस्तुओं का यूज करते हैं, जिसमें कौन आता है? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय। जब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? उदासीन लवण। और उदासीन जो होगा वो हमारे मुंह के लिए ठीक होता है। आगे बढ़ते हैं। पीने के पानी को कीटाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो विरंजक चूर्ण हमने अभी पढ़ा नोट्स में। आसुत जल की पीएच कितनी होती है? अभी आश्रित जल और आसुत जल दोनों एक ही होते हैं। ये कितना होता है? 7। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaCl2। जिप्सम का रासायनिक सूत्र तो CaSO4 डॉट। जल के कितने अणु हैं? 2। देखो, लिटमस प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम? श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर यह लाल भूरा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, लिटमस पत्र जो है ये तो प्राकृतिक सूचक है, लेकिन एक कृत्रिम सूचक भी होता है जो होती है हल्दी। हल्दी जब है ना सफेद कपड़े पर लगी होती है और जैसे उस पर हम साबुन लगाते हैं तो वो कैसी हो जाती है? लाल भूरे रंग की। तो आइए इसको देखते हैं। लिटमस प्राकृतिक सूचक होता है। श्वेत कपड़े पर लगी हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। देखिए कौन सा है एक और प्राकृतिक सूचक? हल्दी। देखिए मैंने फ्लो में हल्दी को बता दिया था। जो सब्जी में मौजूद होती है, श्वेत कपड़े पर साबुन लगाने पर यह साबुन से अभिक्रिया करके कैसी हो जाती है? लाल भूरे रंग की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार करेंगे? तो बहुत आसान है दोस्तों, एंटासिड का उपयोग करने को बोलेंगे। उत्तर देखते हैं इसका। हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है जो भोजन को पचाने में सहायक है। जब उदर में इसकी मात्रा बढ़ती है तो जलन और दर्द का अनुभव होता है, जिसे कम करने के लिए एंटासिड दुर्बल क्षारकों का प्रयोग करते हैं, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी। आइए कुछ प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, ये इनसे रिलेटेड जब कोई प्रश्न बनता है परीक्षा में तो ये आपके बाहर नहीं जाए, इसलिए इनको भी देखते हैं। प्रबल अम्ल H2SO4, ध्यान रखिए इसे। अगला है दुर्बल अम्ल, ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुर्बल अम्ल CH3COH। अगला है प्रबल क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। प्रति अम्ल, प्रति अम्ल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी एंटासिड है, इसे MgOH भी बोला जाता है। अगला है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण है NH4Cl। अगला है क्षारीय लवण NaCl। देखो लवण क्या होता है? जिसमें अम्ल भी मौजूद होता है, क्षार भी मौजूद होती है। तो क्षारीय लवण NaCl। उदासीन, उदासीन है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। प्राकृतिक सूचक, अब प्राकृतिक सूचक दो है, एक तो हल्दी है और एक अभी देखा हमने कौन सा है? लिटमस पत्र। अगला संश्लेषित सूचक, तो संश्लेषित यानी कि कृत्रिम कौन है? मेथिल ऑरेंज। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर जो 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए तो आप वीडियो को रोक कर नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत जल्द हम मैथ्स सब्जेक्ट भी शुरू करने वाले हैं, जिसकी आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।